तो लास्ट टाइम हम लोगों ने करंट का बेसिक समझा था। यू कैन स्पीक, ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन स्पीक। तो जिसमें हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला देखा था, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एक सेकेंड में कितने चार्ज पास हुए, तो उसे हम करंट कहेंगे। जो करंट का जो यूनिट मैंने बताया था आपको, एसआई यूनिट, वो क्या है, एम्पियर है। और करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। तो एक सेकेंड में अगर एक कूलम करंट पास हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पियर करंट उसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो ये भी चीज़ें हमने देख ली थी बाद में। ये तो यूनिट कन्वर्जन है कि अगर आपको करंट एसआई यूनिट पे नहीं दिया हुआ है, व्हाट इज योर एसआई यूनिट, इट इज़ योर एम्पियर। तो मिली एम्पियर मीन्स वही 10 के पावर -3 एंड देन माइक्रो 10 के पावर -6, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आज, लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक हमने समझा था, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हुए जाएंगे, जिससे कि चैप्टर जो हो रहा है कॉन्सेप्ट वो मजबूत होता जाए, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल से ये होता है कि कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। और एग्ज़ाम में ये चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में 75% पार्ट न्यूमेरिकल बेस आएगा, ठीक है। तो नाउ विल रीड न्यूमेरिकल। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ओके, फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज द करंट। तो 10 मिनट तक के कोई हमने बल्ब लगाया था, तो 10 मिनट तक के हमने यूज़ किया उस बल्ब को, ठीक है। करंट फ्लो हो रहा होगा, फ्लो हो रहा है तभी तो यूज़ कर पा रहे हैं बल्ब को। और उस वायर में करंट कितना आ रहा था, 0.5 एम्पियर। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि टोटल कितना चार्ज पास हुआ। पेंसिल, कितना चार्ज मीन्स व्हाट, इट इज योर कूलम। कूलम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू से, और इसकी यूनिट में दिखाते हैं सी, याद रखना। मतलब कूलम पूरा लिखेंगे नहीं कूलम स्पेलिंग, तो आपको क्यू को रिप्रेजेंट करना है क्यू से, और जो भी इसकी आंसर आएगा उसकी यूनिट सी है। तो नाउ डेटा फॉलो कर लेते हैं। तो आई कितना दिया, 0.5 एम्पियर, टी कितना दिया, 10 मिनट। तो 10 मिनट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में। क्यों, क्योंकि टाइम के लिए हमारी एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड्स है, ओके। तो 600 सेकेंड हो गया। नाउ हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हमें क्यू निकालना है, तो क्यू को हमने वन साइड रखा और आई और टी को मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 600, 300 कूलम। मतलब आपने जो 10 मिनट बल्ब जलाया उसमें इतने चार्ज पास हुए या फ्लो हुए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, इतने कितने, 6 इंटू 10 की पावर 18 थ्रू ए कंडक्टर मीन्स कोई वायर हो सकता है, पर मिनट मीन्स 60 सेकेंड। तो ये सब ध्यान रखेंगे कि एसआई और सीजीएस का खास ख्याल हम लोगों को करना है। अगर मिनट में है तो सेकेंड में लेना ही पड़ेगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। तो आई आपको पूछा गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लिख लेंगे कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हैं, वो 6 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है ना। तो हमने फॉर्मूला लगाया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आप बोलोगे सर क्यू तो दिया नहीं है, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं। देखो एक्चुअली वो फॉर्मूला जो होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो होता है क्या, आई इज इक्वल टू क्यू को तुम क्या लिख सकते हो, एन इंटू ई अपॉन टी। क्यू इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू ई। देखो जो क्यू बन रहा है किससे मिलके बन रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मिलके क्यू बनता है। क्यू जो कूलम होता है, चार्जेस होते हैं, किससे मिलके बनते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक चार्ज। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई तो आप करोगे ना, ठीक है ना। तो क्यू अपॉन टी को हमने क्या कर दिया, क्यू को ओपन कर दिया, एन इंटू ई में अपॉन टी लगाया। एन कितने हैं, 6 इंटू 10 की पावर 18, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो एन इंटू ई हमने किया, देखो ये हमने लगाया एन मल्टीप्लाई ई डिवाइड बाई 1 मिनट पर मिनट, मतलब 1 मिनट डिवाइड बाई 60 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई कर लेना,
तो क्या सिंप्लीफाई बताने की ज़रूरत पड़नी चाहिए? चलो बता देता हूँ मैं कि 10 की पावर में है, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हो। तो हमें क्या करना था, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू मतलब एन इंटू ई अपॉन टी। एन है 6 इंटू 10 की पावर 18 और ई आपका है जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 60 सेकेंड। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो पावर है ना 10 के ऊपर जो पावर बैठी है इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। सबसे आसान तरीके मैं बता रहा हूँ। देखो बेस सेम है, 10 सेम है। मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई में होती है बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, आपस में प्लस हो जाती है। तो 18 प्लस -19 मतलब 18 माइनस 19 ही हुआ कुल मिला के, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 18 माइनस 19 तो हुआ -1। तो 6 इंटू 1.6 जो है वो इसी लिखा मैंने, इंटू ये हो गया 10 की पावर -1। ठीक है ना, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी इसका सिंप्लीफिकेशन है। अक्सर बच्चों को कॉन्सेप्ट आता हो है और फॉर्मूला भी अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन में फंस जाते हैं कि ये 10 की पावर दिया उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो फिर से मैं बता देता हूँ, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई में है, 1 की पावर 18 है, 1 की पावर -19 है, आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, बेस सेम होता है। तो 18 प्लस इन ब्रैकेट -19, क्या बिल्कुल छोटे बच्चों जैसा समझाना पड़ेगा। चलो देखो 18 प्लस माइनस का 19, ये पावर हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस पावर -1 आ जाएगा। ओके, तो 10 की पावर -1 का मतलब ही क्या होता है, 10 की पावर -1 का मतलब ये होता है कि 1/10, एक पावर पीछे ना 1/10, तो ये हो जाएगा नीचे का नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 600। समझिए नहीं समझिए, 10 की -1 है ना, -1 डिवाइड में 10 है, ऐसे सोचो, -1 है ना डिवाइड में 10 है, तो 6 इंटू 10, ये वाला 10 नीचे आ गया और ये मल्टीप्लाई हो गया। ओके, अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो आप, आंसर आ जाएगा। चलो एक डेसिमल हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, 6 इंटू 16 अपॉन 6000 और 6 इंटू 16 आपका होगा 96 अपॉन 6000। इसके बाद देखो अब ये सब तो डिवाइड है ना, आप लोग कर लेना, ये आप लोग कर लेना, पॉइंट लगा के फिर 0 बढ़ाना, वापस 0 बढ़ा के यहाँ फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसको तुम्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। इसको रिड्यूस करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0.016 एम्पियर, ये आ जाना चाहिए, चेक कर लेना। ठीक है, या फिर इसी को आप कह सकते हो, एम्पियर में है तो इसको मिली एम्पियर में दिखा दो। मिली एम्पियर में दिखाने के लिए इंटू 1000 हम लोग कर देंगे, तो 1 2 3 तो 16 मिली एम्पियर आ जाएगा। एम्पियर से मिली एम्पियर दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई, एम्पियर से मिली एम्पियर आ रहे हैं। लेकिन खैर आपने इतना दिखाया तो काफ़ी है, आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इतना दिखा दे तो भी काफ़ी है। तो ये डिवाइड कर लेना, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और भी तरीका है फिजिक्स की लैंग्वेज में, देख लो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, 6 इंटू 1.6, ओके, 10 के पावर -1 है ना अपॉन 60। तो क्या करो, 60 को ये पहले मल्टीप्लाई कर लो जो भी आंसर आ रहा है। और एक और तरीका है कि -1 जो पावर है ना, -1 पावर को तुम इस पॉइंट में दे सकते हो, यहाँ पर पावर बढ़ा दो, यहाँ पर पावर हटा दो, मतलब -1 है ना, 1 0 हटा दो, तो यहाँ पर 1 0 हटेगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो 6 इंटू 16 इंटू 10, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंटू 10 अपॉन 60। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, और इसको बाद में सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। चेक कर ले रहा हूँ मैं, नीचे आया, 1 मिनट, 100 हुआ, 10 हुआ, फिर 1 0 बढ़ा दिया, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 16, 10 की पावर 2 हो रहा है मेरे ख्याल से, नीचे आ रहा है, 1 मिनट देख लेता हूँ फटाफट, एक 0 बढ़ा, एक इधर गया, ठीक है, फिर ऊपर नहीं पावर 2 आएगा, ठीक है, 1 0 गया, इधर 1 0 बढ़ा, ऊपर जाके 10 माइनस हो गया, -2 आएगा,
देखो यहाँ पर एक बढ़ाया तो यहाँ पे एक घटाओगे। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर कहीं पर एक डेसिमल बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई में अगर एक तरफ डेसिमल बढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 20 इंटू 10, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 20 इंटू 10 200, तो आप 200 इंटू 1 भी तो कर सकते हो। एक जीरो हटाया तो इधर एक बढ़ा दिया। ठीक वहाँ भी मैंने यही किया था, मैंने यहाँ से एक डेसिमल इधर लेके गया तो एक मैंने कम कर दिया, इधर बढ़ाया 1.6 का 16 किया तो इधर मैंने कम कर दिया 10 की पावर -2 कर दिया। अब क्या करना है, इसको वैसे ही रहने देना, इसको खाली सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना और पावर है ना, पावर में दिखा देना, 10 की पावर में दिखा देना आंसर। ठीक है ना, मतलब कि 16 इंटू 10 की पावर -3 आपका ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो छोटे सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी टाइम हम लोग ने लगा दिया, बट ठीक है, फिर भी आपको सिंप्लीफिकेशन मालूम होना चाहिए डेसिमल पर। तो ये हम लोग ने 2 न्यूमेरिकल किए हुए जिससे कि कुछ थोड़ा बहुत तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह के बेसिक कंपोनेंट ही पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितने भी कंपोनेंट, 50 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये सर्किट है, सर्किट समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर हमने प्लस माइनस, ये वायर है हमारा प्लस माइनस, ओके, ये वायर हमने लगाया हुआ है एक बैटरी से, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। तो फिलहाल हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट है 10th वो बैटरी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से है, डीसी करंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो करंट यहाँ पे जा रहा है, बल्ब जलेगा, देखो बल्ब जलेगा, और ये एक एम्पेयर मीटर लगाया हुआ, ए दिख रहा है, ए मतलब ये जो एम्पेयर मीटर ये पता करने के लिए होता है कि वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, बल्ब के लिए ये सिंबल दिखाते हैं, बल्ब जल रहा है तो ऐसे डिजाइन बना देंगे, बल्ब बंद है तो ऐसे दिखाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे के ये है स्विच, अगर के अंदर जो डॉट ऐसा है ना, कभी के भी दिखाते हैं, कभी कुछ ऐसा सिंबल रहता है, ऐसा देखो ऑन ऑफ ऐसे भी रहता है। तो यहाँ पे जो डॉट लगा है इसका मतलब ये हो रहा है कि ऑन है। ठीक है, स्विच आपने ऑन किया, यहाँ पे देखो डॉट नहीं, मतलब यहाँ पर आपने ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब ऑफ है, ओपन खुली है, वायर खुला है, बीच में एक ज्वाइंट नहीं है, ये क्लोज सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक सेल दिखा रहे हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग बैटरी यूज़ कर रहे हैं, सेल यूज़ कर रहे हैं, पूरे ही कॉन्सेप्ट में फिलहाल एक आसान तरीके समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है ये बैटरी या कह सकते हो सेल का सिंबल है। ठीक है, बैटरी के लिए बस आप क्या करो, सेल और बैटरी में क्या फ़र्क है, सेल मतलब एक सेल है तो आप ऐसा सिंबल दिखाओगे, अगर आपने मल्टीपल सेल एक से ज़्यादा लगा दिया तो आप इस तरह सिंबल दिखा सकते हो। यहाँ पे दिखा रहे 3 सेल है, उसी को आप बैटरी भी कह सकते हो। ठीक है, तो सिंगल सेल को आप सेल ही बोलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर ओपन स्विच और को आप ऐसे भी और ऐसे भी दिखा सकते हो, मतलब करंट दौड़ नहीं रहा है, नॉट फ्लोइंग। और क्लोज के लिए आप इस तरह दिखा सकते हो। एंड देन कनेक्टिंग वायर तो सीधी सीधी लाइन होती है, कनेक्टिंग वायर होती है। ठीक है, और वायर ज्वाइंट, कहीं पर ज्वाइंट है, मतलब एक जगह से 2-3 जगह वायर निकल रहे हैं, है ना, तो इसको इस तरह सिंबल हम लोग दिखाते हैं। और फिर बाद में वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग का देख लो, कुछ सिंबल ऐसा रहता है, दिख रहा है ना, फर्क है, ये ज्वाइन है वायर, ये ज्वाइन नहीं है, एक नीचे से वायर गया, किसी को ऊपर से वायर गया, ऐसा आप कह सकते हो। तो फिलहाल जो कम से कम ऊपर के ना, ये तो हमारे यूज होते ही हैं, तो ऊपर वाले तो मालूम ही होने चाहिए। इसके बाद देखो कुछ और सिंबल है वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल आप ये दिखा सकते हो, बल्ब इज ऑन। रजिस्टर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, हाँ, तो रजिस्टर के लिए आप सिंबल दिखा सकते हो। ठीक है, ये सिंबल है सर्किट के लिए, इट्स नॉट यूनिट नहीं है। यूनिट मैंने बताया था रजिस्टर का ओम बताया था। ठीक है ना, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है एक, तो ठीक है, ये रियोस्टेट है, ये अभी इतना आपको डिटेल में नहीं है। एम मीटर के लिए जो करंट को मेजर करने के लिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। वोल्ट मीटर मतलब उस सर्किट में वोल्ट कितना वोल्टेज आ रहा है, उसके लिए ये यूज होगा। फ्यूज वायर के लिए आपका ये ऐसे यूज होगा, ये ज़्यादा प्रचलित है, ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम लोग ने पहले भी देखा था, ये खैर समझ चुके हैं पहले पार्ट में, कि वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज कूलम। ठीक है, कि कूलम लाने में कितना काम किया वही वोल्टेज होता है। और मैंने एक जनरल तरीके से भी बताया था, पानी की टंकी, और उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो ये सारा हो चुका है पहले पार्ट में, तो बाद में दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट हम लोग अब इसके न्यूमेरिकल तो कर सकते हैं। ठीक है ना,
देखो अब जो हम लोग जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वोल्टेज और करंट से ही रिलेटेड है। तो वोल्टेज पता करना होगा, नहीं तो रेजिस्टेंस पता करना होगा, नहीं तो फिर वर्क भी पता करना रह सकता है। ओके, तो वोल्टेज रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पर देखो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, हाउ मच वर्क डन। देखो यहाँ पे वर्क पूछा है आपको, ये है मिल गया, ठीक है। हाउ मच वर्क, वर्क पूछा हुआ है, तो वर्क पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़ो और डेटा उतारते जाओ तो बेहतर होता है, टाइम भी बचेगा। डन इन मूविंग चार्ज 2C। अब जो 2C से मालूम होना चाहिए कि करंट की कूलम की बात हो रही है, कूलम की बात हो रही है। ओके, एंड अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। वोल्टेज आपको कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है वोल्ट। ओके, और आपको वर्क पूछा है, जैसा कि हमने फॉर्मूला देखा था कि V इज इक्वल टू वर्क अपॉन कूलम। ओके, ठीक है ना। तो क्या पता करना है हमें वर्क पता करना है। वर्क को यहीं छोड़ दो, क्यू को इधर लिया के मल्टीप्लाई करा दो। V इंटू क्यू इज इक्वल टू वर्क। V के नीचे V रखो, क्यू के नीचे 2 रखो, वर्क निकाल लो 24। देखो C भी SI यूनिट है, V भी SI यूनिट है, दोनों भी SI यूनिट है, तो जो वर्क निकलेगा वो जूल में आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिया होता है, लेकिन इस टाइप के भी आ जाते हैं इजी वाले भी। ओके, तो 24 जूल, तो वर्क हमारा क्या होता है, जूल, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कैलकुलेट द। देखो ये जो वोल्टेज दिया है ना 12 वोल्ट, एक्चुअली ये पोटेंशियल डिफरेंस है, VA माइनस VB। ठीक है, पहले से पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो कहाँ पर थे हम लोग, हो गया था ना। ओके, हाँ, तो हम लोग कर रहे थे न्यूमेरिकल, इसमें से जूल तो हो गया था हमारा, जूल हम लोगों ने निकाल दिया था, नहीं, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये था ना। तो 24 जूल आ गया था, यहाँ तक हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क हमसे पूछा गया है, मूविंग ए चार्ज 0.2 कूलम, 0.2 कूलम, पॉइंट A टू पॉइंट B, इफ द सर्किट पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एंड दैट B इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो वोल्ट क्या 2-2 वोल्ट दिए हुए, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले आपको जो वोल्ट दिया था एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस ही था वो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस करके नहीं दिया है, नहीं करके दिया तो आपको करना है 20 माइनस 10। करंट फ्लो ही क्यों हो रहा है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट में 20 वोल्ट है, एक पॉइंट में 10 वोल्ट है, और वो इस वजह से करंट फ्लो होगा। जैसे कि मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था कि पानी टंकी एक भरी है और एक खाली या कम है, फ्लो हो रहा है पानी। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से इसमें पहले वाले क्वेश्चन में जो जस्ट आपने देखा था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो डायरेक्ट वोल्ट दिया हुआ है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही दिया हुआ है एक्चुअली में। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, VB माइनस VA। ठीक है ना, तो पूछा गया है वर्क को हम लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे, और कूलम जो दिया हुआ है वो 0.2C दिया है, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो क्या कर लेंगे हम लोग, VB माइनस VA। 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट हम लोग ले लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा वोल्ट का, एक फॉर्मूला याद रखो, V से ही याद रखो तो बेहतर रहेगा। V इज इक्वल W अपॉन Q, निकालना वर्क है तो Q इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इंटू V इज इक्वल टू वर्क, 0.2 इंटू 10 इज इक्वल टू वर्क, क्या आ जाएगा 2 जूल आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो काटोगे डेसिमल आगे आ जाएगा। ओके, तो ये आपका ये भी काफ़ी मतलब एक जस्ट इजी ही, अभी तक के तो इजी आपको न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं। हाउ मच एनर्जी, अब ये आगे एनर्जी, आप बोलोगे सर एनर्जी का तो फॉर्मूला बताया नहीं है, आप बोलोगे सर एनर्जी का तो फॉर्मूला आपने नहीं बताया, तो समझ लो कि वर्क
एनर्जी, सब बात एक ही है। काइनेटिक एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी, सब एक ही बात है, कन्फ्यूज मत होना इसमें, ओके। चाहे वर्क हो, चाहे एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पी हो, ये सब वर्क के ही फॉर्मूले हैं। सबको आप इक्वेट कर सकते हो एक्चुअली में। मतलब अगर वर्क का यहाँ फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला Q इंटू वी, ये डेफिनेटली इक्वल हो सकता है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन दे दी जाए। वो डेफिनेटली आपका 1/2mv², ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कहीं से भी घुमा के पूछे ना क्वेश्चन, इसमें टेंशन मत लेना, ये आप इक्वेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं। और वर्क का बोलो, जैसे कि प्रेशर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और फिर वर्क एक और फॉर्मूला देखो, F इंटू डी वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी वर्क है। आप इसको इससे भी इक्वेट कर सकते हो। कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए घुमाकर, यहाँ पे फोर्स मतलब न्यूटन में कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, कुछ डिस्टेंस दे दे, ओके, वेलोसिटी दे दे और मास पूछा जाए, तो आपको ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है, ये एक वर्क के ही फॉर्मूले हैं, एनर्जी जूल में ही आ रहे हैं। तो मास आपको पूछ ले जाए, वेलोसिटी दे दिया, फोर्स दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो क्या करोगे? तो इसीलिए आपको फॉर्मूले बिल्कुल पक्के होने चाहिए फिजिक्स में, विद कॉन्सेप्ट फॉर्मूले आपको पक्के होने चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैं कह रहा था कि एनर्जी पूछा है, मतलब वर्क पूछा है, तो सेम फॉर्मूला हम लोग डालेंगे, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी, और वोल्टेज भी दिया हुआ है ईच कूलम मतलब 1 कूलम, ओके। तो 1 कूलम दिया हुआ है, Q में 1 दिया हुआ है, वोल्ट में 6 दिया हुआ है, वर्क पूछा है, तो V इंटू Q कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो काफ़ी बच्चों के जैसे क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओम लॉ, जो मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट को, अगर भाई डिवाइस है, सर्किट है, अलग अलग तरीके से काम कर रही है, कहीं पर किसी को कुछ और अलग क्वांटिटी में करंट चाहिए, कहाँ किसी को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वोल्टेज चाहिए, है ना। वोल्टेज करंट भाई हमारे घर में जो आ रहा है वही थोड़ा लगा देंगे, पूरी सर्किट उसमें इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो सर्किट बनकर आती है, चाहे वो टीवी हो, मोबाइल हो, उसके अपने पैरामीटर होते हैं, सर्किट होती है, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो खैर फिलहाल तो हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो बेसिक भी मालूम होना चाहिए कि रेजिस्टेंस भी यूज होता है, कहीं पर कैपेसिटर हो सकता है, अभी खैर फिलहाल नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में आपको है तो जितना है उतना हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक सर्किट में ये आपका रेजिस्टेंस यूज हुआ है। ठीक है ना, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये एमीटर एक डिवाइस है, एक डिवाइस जैसे वोल्ट मीटर होता है ना, वैसे एक डिवाइस है, चेक करने के लिए वायर में कितना करंट आ रहा है। ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पर देखो चेक करने के लिए, यहाँ पर गया, बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो डेफिनेटली अदर साइड वोल्टेज में फर्क होगा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यही चीज़ समझेंगे हम लोग, यही चीज़ें समझेंगे कि यहाँ पर अब दोनों में क्या फ़र्क है पता है। यहाँ पे देखो 1 सेल है, यहाँ पे 2 सेल है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो जिसको हम लोग समझेंगे। और फॉर्मूला लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, V इज इक्वल टू I इंटू आर, वीर बोल के याद रखोगे, I इंटू आर, ठीक है। तो V इज इक्वल टू I इंटू आर, फॉर्मूला याद रखेंगे। तो R निकालना है तो V अपॉन I कर दोगे आप, अगर रेजिस्टेंस निकालना है तो V अपॉन, तो जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी है जा सकते हैं हम लोग। और ग्राफ भी मैंने डिस्कस कर लिया था कि V और I में देखो डायरेक्ट रिलेशन है, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, अगर R रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तुम्हारा, है ना। तेज स्पीड में पानी आ रहा है, रेजिस्टेंस उतना ही है, कम ज़्यादा नहीं हो सकता है, वो जो होल है ना पाइप का, वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली I बढ़ेगा, पानी ज़्यादा बाहर, तेज़ी से मतलब V हो गया, पानी बाहर ज़्यादा निकलेगा, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी उतने टाइम के लिए, उतने टाइम पर, ठीक है। तो इसीलिए देखो आपका ये जो स्लोप बना है पॉजिटिव स्लोप, तो याद रखना पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप, जो राइट हैंड होता है ना, ये तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप हो गया, ये नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि ये जो दो रिलेशन तुमने देखा है, ये डायरेक्ट रिलेशन में निकला, क्या है, R निकला है, ठीक है ना। ये देख लो, ये होता है पॉजिटिव, मतलब 90 जो ब्लो होता है पॉजिटिव स्लोप होता है, 90 ब्लो, मतलब ये जो एक लाइन जो x है ना, x से हमेशा x से जो तुम्हारा पॉजिटिव साइड है,
इधर देखा जाता है एंगल। अब यह एंगल 90 से कम है कि नहीं है, 90 से कम है, तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर ये ऐसे होता, देखो 90 के आगे हो जाता, ज़्यादा हो जाता, हमेशा इधर से लेना है एंगल, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल करना। तो आप बोलो सर मैं इधर से एंगल ले लूँ, 90 से कम हो गई लाइन, कैसे लेना है, कैसे लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, तो एंगल ऐसे काउंट होगा तो 90 से ज़्यादा लग रहा है, तो ये इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो डायरेक्ट रिलेशन है, ये ग्राफ आता ही है, इसी पर आई अलग अलग वैल्यू होती है, फिर वी होता है, किसी पॉइंट में बोला रहेगा तुम्हें कि निकालो रेजिस्टेंस कितना है, तो आई तुम्हें मालूम है, वी तुम्हें मालूम है, आर तुम निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल करेंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो यही बात हो रही थी लास्ट टाइम भी कि आर मतलब 1 ओम का मतलब क्या होता है। 1 ओम का मतलब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, मतलब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है ना, मतलब उस सर्किट में अगर 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है करंट और 1 वोल्ट आ रहा है, तो उस पर जो रेजिस्टेंस काम करेगा उसे बोलेंगे 1 ओम। जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्या बोलेंगे, 1 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो थोड़ा और बेहतर समझ सकते हैं हम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर भी आए मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, बिटवीन द टर्मिनल मतलब सर्किट के जो 2 पॉइंट होते हैं ना, ये टर्मिनल बोलते हैं, यहाँ से गया करंट, ये आ गया टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल मतलब एंड होना। ड्रॉन फ्रॉम 220 वोल्ट, 220 वोल्टेज भी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, कहाँ पढ़ते हैं, यहीं पढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन ऊपर स्किप हो गया बाय मिस्टेक, चलो इसी में देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। इलेक्ट्रिक हीटर में 60 वोल्ट है। व्हेन इट ड्रॉस ए करंट 4 एम्पियर, करंट कितना आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो कहा क्या जा रहा है, अगर मैं सेकेंड लाइन, क्योंकि क्वेश्चन जो बना है, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सेकेंड स्टेप से पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका मालूम होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, सेकेंड स्टेटमेंट से। सेकेंड स्टेटमेंट मतलब तुम्हें कुछ वैल्यू दी है, तो सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हें वैल्यू दी है, अगर 120 वोल्ट है, अगर 120 वोल्ट है तो कितना करंट खींच लेगा हीटर, सही, यही है ना। देखो, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अगर हम 120 वोल्ट कर दें तो हमारा करंट मतलब आई कितना होगा। अब आप बोलोगे सर हमारे पास तो आर तो है ही नहीं, हमारे पास देखो एक तो फॉर्मूला किससे था, वी से, वर्क वाला फॉर्मूला था, वर्क तो पूछा नहीं जा रहा है ना, क्यू इंटू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो ना ही वो चार्ज दिए गए, तो ये तो पूछा नहीं जा रहा है, वर्क से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी चलो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर है हम लोग रेजिस्टेंस, तो आपको तो पता चल रहा है रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन पता होना चाहिए एग्जाम में अगर आएगा तो क्या करोगे, तो पता होना चाहिए ना, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। तो वी के तुम्हारे पास जितने भी और भी 2-3 फॉर्मूले आगे मिलेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लग रहा है वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है वी मतलब आर होना चाहिए, फिर आर भी नहीं है, आर भी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो देखो आर ऐसा लग रहा है कि दिया हुआ है, हो सकता हो छुपा हो या निकालना पड़े, लेकिन उसी सर्किट की बात हो रही है ना। अगर उसी हीटर में वोल्टेज बढ़ा दें, मतलब वही हीटर की बात हो रही है, उसमें रजिस्टर लगा हुआ होगा, रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर थोड़ा चेंज, रजिस्टर आपने एक बार लगा दिया तो लगा दिया, ठीक है ना। तो क्योंकि जो डिवाइस बनती है उसमें रजिस्टर लगा रहता है, तो वो नहीं, तो करंट और वोल्टेज ही चेंज होगा। हमने वोल्टेज को हमने चेंज कर दिया, करंट चेंज हो जाएगा, वोल्टेज की वजह से करंट चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा करंट। तो अब यही है कि उस हीटर में रेजिस्टेंस कितना लगा है, तो अब ऊपर वाले स्टेटमेंट में आ जाओ, ऊपर वाली लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 60 वोल्ट एंड करंट इज 4 एम्पियर। तो ऊपर वाली लाइन में आपको करंट की इन्फॉर्मेशन आई भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, आई वी दिया हुआ है, आर निकाल लो, यहाँ से आर निकाल लेंगे, वो यहीं पर वो आर मार देंगे, खत्म हो गया खेल, है ना। तो आज सेकेंड पार्ट में हम लोग सेकेंड पार्ट में आ गए। सेकेंड पार्ट में वी दिया हुआ है, यानी पहले जो इन्फॉर्मेशन दी थी 60 वोल्ट और करंट आपको दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरे पार्ट में आर की हमें जरूरत पड़ रही है, इसलिए आर यहाँ से निकाल लेंगे। चलो आर इज वी होता है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। चलो एक ही फॉर्मूला याद रखो आप लोग, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। वी निकालना है कि आर निकालना है तो वी अपॉन आई हो जाएगा, है ना। अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है,
वी दिया हुआ है 60 और आई दिया हुआ है 4। तो ये भी चेक करते रहना आप लोग कि इन्फॉर्मेशन जो भी दी हो एसआई यूनिट में हो, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। तो फिलहाल तो एसआई यूनिट में दिया हुआ है, वोल्ट में है और करंट भी एम्पियर में है। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बता दो इधर से, 15 आ जाएगा, 15 ओम्स आ जाएगा। तो एग्जाम में यूनिट और सिंबल दिखाना जरूरी, वरना नंबर कटेंगे। तो सर्किट वही है, अब की बार उसी सर्किट में उसी डिवाइस में वोल्टेज बढ़ा दिया और रेजिस्टेंस हमें पता ही चल गया कि 15 ओम है। अब आई निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू आई इंटू आर। वी के नीचे 120, आई वही तो निकालना है कि कितना करंट लगेगा अगर हम वोल्टेज इतना बढ़ा दें, इनटू आर कितना निकाल लिया हमने, 15 ओम निकाल लिया। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आप यहाँ से करंट निकाल लेना जितना भी आ रहा हो, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 एम्पियर आ जाएगा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ था, हम लोग ने शायद मैं नोटिस नहीं कर पाया। हाउ मच करंट विल बी, करंट पूछा गया 220 वोल्ट है और आर 1000 ओम है। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वी फॉर्मूला लगा देना, करंट निकालना, आई इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा, तो 0.22 एम्पियर आ जाएगा। क्या करना मालूम है, एक एक क्वेश्चन पहले ऐसे मत डायरेक्ट मत वीडियो देखो, जो मैंने एक एक क्वेश्चन कराए हैं उसके बाद आप वीडियो पॉज करके पहले कर लेना, उसके बाद ही कंटिन्यू करोगे, उसके बाद ही कंटिन्यू करोगी मिस मारिया। क्वेश्चन करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक है, एक तो रेजिस्टेंस हम लोग बनाते हैं, कंपोनेंट सर्किट में लगाते हैं, इसके अलावा कंडक्टर का अपना खुद का रेजिस्टेंस भी होता है। कंडक्टर का अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है, ये डिपेंड करता है कि कंडक्टर आपका किस मटेरियल का है। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब कंडक्टर है, इनकी अपनी रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी आप बोलो सर कैसे रेजिस्ट करेगा, कंडक्टर है तो करंट दौड़ना चाहिए। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि करंट किसमें तेजी से दौड़ रहा है, किसमें अच्छा फ्लो नहीं हो रहा है। गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, जैसे कि सिल्वर वेरी गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है, कॉपर और एल्युमिनियम से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर सिल्वर है। तो सिल्वर अच्छा कंडक्टर से मतलब क्या है, अच्छा कंडक्टर होना मतलब कम रेजिस्टेंस होना, फ्लो मतलब आराम से फ्लो होगा करंट। ठीक है, तो गोल्ड भी अच्छा कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर होना मतलब रेजिस्टेंस कम होना, गुड कंडक्टिंग मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम होना। ठीक है, तो किस पर डिपेंड है, मैंने कहा मटेरियल पे डिपेंड है, उसके लेंथ पे डिपेंड है, एरिया पे डिपेंड है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे रजिस्टर मतलब कि कुछ जो फ्लो होते हैं ना, करंट चार्जेस फ्लो होते हैं ना, तो हीट होती है। देखो डिवाइसेस में हीट होती हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो, वायर भी हीट कर जाता है। अगर उसमें एक पतला वायर है, समझो पतला वायर है, उसमें करंट भर के दे दिया तुमने, अब चार्जेस तो भर के आ गए उसी क्रॉस सेक्शन एरिया में, उतने पतले क्रॉस सेक्शन एरिया में चार्जेस तो भरकर आ गए, तो वो हीट कर जाएगा, फ्रिक्शन होगा ना, फ्रिक्शन होगा, हीट कर जाएगा। वायर हीट कर जाता है, वायर जल भी जाते हैं हीट से, क्योंकि इतना भर के चार्ज दे दिया आपने। तो इसी हिसाब से वायर यूज करते हैं हम लोग, कि जैसे कि एसी को ज़्यादा करंट, एयर कंडीशनर ठीक है, ज़्यादा यूज करने, ज़्यादा करंट चाहिए होता है उसको, तो इसमें मोटा वायर लगाते हैं। अगर पतला वायर लगाओगे जल जाएगा। फ्यूज का कितना अच्छा यूज है, हम लोग फ्यूज में देखो पतला वायर यूज करते हैं, और उस मटेरियल का यूज करते हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा झेल भी ना पाए। तो ज़्यादा करंट बाई चांस आ गया घर पे अगर ज़्यादा करंट आ गया, तो बाकी डिवाइसेस को बचाने के लिए हम लोग घर के एंट्री में, मतलब जो आपका जो भी इलेक्ट्रिक का जो भी डिज़ाइन है, सिस्टम है, ठीक है ना, एमसीबी होता है एक्चुअली, मेन सर्किट बोर्ड होता है एमसीबी, वहीं पर फ्यूज लगा रहता है। ठीक है, तो करंट ज़्यादा आ गया तो उस घर के हिसाब से जितना करंट चाहिए मैक्सिमम, उस घर के हिसाब से फ्यूज लगा रहेगा। फैक्ट्री में थोड़ा मोटा बड़ा फ्यूज रहेगा, फैक्ट्री बड़ा ज़्यादा करंट यूज होता है, ज़्यादा लाइक बड़े बड़े मोटर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्यूज लगे रहते हैं। फ्यूज भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, तो ज़्यादा करंट आके फौरन है ना जल के ये उड़ जाएगा, लाइक कट ऑफ हो जाएगा, कट ही जाएगी, लाइक वायर ही टूट जाएगा। ठीक है ना,
तो ये फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया भी बता रहा मैं। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बहुत पतला वायर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पतला वायर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। खुद ही सोचे ना कि पतली सी रोड है, गाड़ियाँ भर भर के आगे बहुत सारी, कितना जाम लग जाएगा। यही रोड चौड़ी है, अच्छी रोड है, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो आराम से गाड़ी निकल जाएंगी, करंट आराम से फ्लो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त, कोई टेंशन नहीं है ना। तो एक एरिया हम कह सकते हैं कि एरिया का और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है, कह सकते हैं ना। एरिया का रेजिस्टेंस से कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। एरिया अगर बढ़ा दोगे क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया मतलब ये एरिया क्रॉस वायर का, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया ना, ये जो एक सिलेंड्रिक सर्कुलर वे में, तो एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। फिर वायर की लेंथ के ऊपर कि तुमने बस समझो तुम्हें आजू बाजू मतलब ये कि आपने यहाँ पे बल्ब लगाया और आपका यहाँ पे बोर्ड है, अब ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा वायर आपने लेके लगा दिया, पीछे 50 मीटर वायर ज़बरदस्ती 100 मीटर वायर लगा दिया, जबकि यहाँ से यहाँ दूरी थी 1 मीटर या 2 मीटर की, ज़बरदस्ती आपने 100 मीटर वायर लगा दिया बीच में, बड़ा आपका रोल रखा था, आपने इधर एक पॉइंट लगाया, इधर पॉइंट लगाया, तो होगा क्या, इतना दूर करंट, इतना जितना लंबा ट्रैवल करेगा चार्ज, उतना ही है ना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ज़बरदस्ती का दूर है ना, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे आप कर सकते हो उतना लंबा वायर। तो कुल मिला के लेंथ जो है कंडक्टर की वो डायरेक्ट रिलेशन होता है रेजिस्टेंस का उसका, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस दिखा रहे हो तो आप ऐसे लिखो ना 1/A, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ऐसे मत लिखो, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इक्वल 1/A एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सो नॉट इक्वल टू प्रोपोर्शनेट टू लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस का लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन है, लेंथ बढ़ाओगे वायर का, कंडक्टर लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस का एरिया से उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसका इन्वर्स रिलेशन है, ओके। तो ये मैंने बताया इसका जो कंडक्टर की अपनी खुद की रजिस्टिविटी, ठीक है, खुद का रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली रेजिस्टेंस का, अगर उस मटेरियल पे या उस कंडक्टर पे चले जाएं तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है। ओवरऑल वी आई इज इक्वल टू सब चल ही रहा है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर या आर इज इक्वल टू आई अपॉन वी, वो तो चल रहा है वो रेजिस्टेंस। एक और ये फॉर्मूला है इसकी रजिस्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सिंबल जो दिख रहा है ना, ये रजिस्टिविटी का सिंबल है, एल अपॉन ए मतलब लेंथ बढ़ाओगे कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी सीधा सीधा, क्यों, क्योंकि ऊपर है ना, न्यूमरेटर में ऊपर है मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, और ए एरिया नीचे है, एरिया देखो एरिया है, एम्पेयर मत बोल देना, एरिया इनवर्स रिलेशन देखो ए अपॉन में है, एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तुम्हारा, वायर एकदम पतला कर दो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर आप बोले सर ये क्या कहानी है, मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ, आर इज इक्वल टू, ये एक सिंबल है, रो कह सकते हो इसे, एल अपॉन ए ना, तो रो जो बीच में लगा मतलब ये ऊपर है मल्टीप्लाई में, तो ये है, ये जो सिंबल है रेजिस्टिविटी का सिंबल है, ये तो मटेरियल पे डिपेंड है। तो लेंथ एम्पेयर तो आप चेंज कर सकते हो ना, कॉपर का एक कंडक्टर है उसका लेंथ एम्पेयर, लेंथ एंड एरिया आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मोटा वायर ले लो, तो रेजिस्टिविटी अपने हिसाब से कैसे चेंज करोगे, उसके लिए तो पूरा तुम्हें मटेरियल ही बदलना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉपर, कंपेयर टू सिल्वर, है नहीं, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड है, ये कांस्टेंट है एक तरीके से, ये एक वैल्यू तुम्हें दिया रहेगा, अगर इसका न्यूमेरिकल आया तो इसकी वैल्यू उस मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से दी होगी रेजिस्टिविटी की, ओके, क्लियर है ये टॉपिक, ठीक है। तो ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, आर इंटू ए अपॉन एल, अरे भाई रेजिस्टिविटी है, ए उधर आके मल्टीप्लाई होगा, एल आके इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, एरिया मल्टीप्लाई में और एल डिवाइड विद रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, आर इंटू ए अपॉन एल, एरिया अपॉन एल लेंथ, इतनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी, आप देखो उल्टा रिलेशन हो रहा है ना, लेंथ बढ़ाने में रेजिस्टिविटी कम हो रही है यहाँ पर, तो ये कहानी है। आप इतना आप डीप में मत समझो, आप 12th में आओगे तो समझोगे इसका मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको रेजिस्टिविटी तो खैर पूछा नहीं जाएगा, आपको वही रेजिस्टेंस पूछा जाएगा, रेजिस्टिविटी आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया ही होगा रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक आध न्यूमेरिकल कर लेंगे तो कुछ हद तक के क्लियर होगा। देखो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, देखो आप लोग क्या करना, एक एक जो टॉपिक कवर हो रहा है उसको रोक के पहले नोट कर लेना, एक कंटिन्यू वीडियो मत देखो आप, ठीक है।
नोट कर लेना कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, ये भी नोट करते रहना। हम लोग करंट यानी आई हमने कवर कर लिया है, वर्क हमने कवर कर लिया है, वोल्टेज हमने कवर कर लिया है, रेजिस्टेंस कवर कर लिया है। अब बात यहाँ पे रेजिस्टिविटी की हो रही है, तो ये सब चीज़ जहन में रखना चाहिए कि हम लोग कहाँ पर हैं। ये सब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं किस मतलब जो मैप है पूरे चैप्टर का कहाँ पर है। तो ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग करंट, चार्जेस, कूलम, वोल्टेज, रेजिस्टेंस ये कवर करते हुए अब रेजिस्टिविटी में आए हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह देखो लेंथ दी है 1 मीटर, ओके, लेंथ कितनी 1 मीटर है। रेजिस्टेंस देखो 26 ओम है ना, ये रेजिस्टेंस का दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस है। लेंथ 1 मीटर है, एसआई यूनिट है, ये भी एसआई यूनिट है। एट 20 सेल्सियस टेम्परेचर बता दिया है, क्योंकि टेम्परेचर से भी रेजिस्टिविटी में फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ें आगे 12th में आओगे तो थोड़ा और समझोगे। इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, तो डायमीटर क्यों दिया है देखेंगे। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पूछ लिया गया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। एग्जाम में तो खैर इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी चलो कर लेंगे, हमें क्या है, हमें तो फॉर्मूला दिया ही हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, डेटा लिख लेंगे पहले। ये देखो जो डेटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम लोग। लेंथ दी गई है 1 मीटर, रेजिस्टेंस 26 ओम और डायामीटर दिया हुआ है 0.3 mm। ठीक है, और व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लगा लो फटाफट। चलो, इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन लेंथ। R कितना है 26, लेंथ है 1, एरिया, एरिया कहाँ, एरिया तो दिया ही नहीं है। ओहो, अब क्या करें, एरिया तो दिया ही नहीं गया है। लेंथ तुम्हें दी गई है 1 मीटर, एरिया तुम्हें नहीं दिया गया है। कोई बात नहीं, तुम्हें एरिया नहीं दिया गया है तो डायमीटर तो दिया हुआ है। तो डायमीटर से मतलब क्या है, देखो जनरली कंडक्टर को हम लोग या वायर को हम लोग एक सर्कुलर यानी राउंड शेप समझते हैं, है ना। कोई चौकोर वायर थोड़ी ना हम लोग लगाया, आपने देखा होगा कि वायर या इस टाइप में गोली होते हैं वायर ही उसमें बताया गया है, तो गोल होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो ये जो एरिया जो हमें फॉर्मूले में एरिया दिया हुआ है, ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है। क्रॉस सेक्शन मतलब एक सर्कुलर एरिया हो गया, सर्कल हो गया। तो सर्कल का एरिया अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो फॉर्मूला लगा लो पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 या 3.14। आर सर रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो डायमीटर तो दिया हुआ है, आधा कर लो ना, क्या दिक्कत है, इसको आधा कर लो 0.3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 0.3 डिवाइड बाई 2 सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, क्यों नहीं सही रहेगा। अगेन एक और अड़चन, क्या एसआई यूनिट नहीं है, ये एसआई यूनिट नहीं है। तो पहले तो इसे एसआई यूनिट मतलब 0.3 mm इंटू मीटर में जाने के लिए आप डिवाइड बाई 1000 करते हो। mm से मीटर में जाने के लिए क्या करते हो, डिवाइड बाई 1000 या फिर 10 की पावर -3। डिवाइड बाई 1000 का मतलब ही यही होता है, 10 की पावर -3। अब ये हो गया तुम्हारा मीटर, डिवाइड बाई 2 लगा लो, डिवाइड बाई 2 लगाने से बन जाएगा रेडियस, है ना। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, और हमें फॉर्मूले में रेडियस चाहिए। ठीक है, ओके, चलो लगाओ फॉर्मूला। ट्वेंटी 22/7 इंटू डिवाइड बाई 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 मतलब लेंथ जो 1 मीटर थे। आर में देख लो 0.3 स्क्वायर है आर, इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। ओके, चलो बच्चों के ना जो डेसिमल और जो 10 की पावर होती है ना, उसमें सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत आती है, समझ लो। एक काम करते, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको मैं कर लूँ 3, अंदर ही अंदर चेंज कर रहा हूँ, बाहर अभी छेड़ नहीं रहा हूँ। 0.3 बना, एक मैंने डेसिमल इधर बढ़ा दिया, तो मल्टीप्लाई मैंने क्या कहा था पहले भी, एक तरफ वैल्यू बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाई की दूसरी वैल्यू 10 वाली 10 मल्टीपल वाली वैल्यू है वो घटाएंगे। अगर एक बढ़ा दोगे, डेसिमल इधर बढ़ा के ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे तो यहाँ पे घटा देंगे, तो 10 की पावर माइनस, बोलो क्या होना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर घटा देंगे,
मल्टीप्लाई में, सुन लो, मल्टीप्लाई में अगर एक तरफ वैल्यू बढ़ा रहे हो एक यूनिट, तो दूसरी वाली वैल्यू क्या करोगे, घटाओगे, ये मल्टीप्लाई करोगे। डिवाइड में एक साथ होता है दोनों। देखो डिवाइड में क्या होता है, 0.3 होता है, डिवाइड में 10 होता है। क्या करते थे हम लोग, ये डिवाइड इधर बढ़ाया, एक 0 बढ़ा दिया। डिवाइड में तो ऐसा करते हैं, इधर बढ़ाया तो इधर बढ़ाया, लेकिन मल्टीप्लाई में उल्टा, इधर बढ़ाया तो इधर घटा दो, तो 10⁻³ की जगह 10⁻⁴ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस में नंबर है ना, माइनस में मतलब 4 करना मतलब -3 से कम वैल्यू हुई। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और स्क्वायर हमारा चल रहा है, याद रखेंगे। तो 26 × 22/7 × 3 × 3 देखो जो पावर होती है क्या हो जाती है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर मैंने 3 × 3 लिख दिया, और -4 × 2 -8 10⁻⁸ ठीक है। अब आप ये सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाए आप उसको 10 के साथ में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। 10 का जो मल्टीपल है ना -8, ठीक है। क्या करो, अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 7 करो, पहले देखो कितना आ रहा है। देखो जो वैल्यू लिखी थी मैंने, तो ये डिवाइड बाई 2 भी था ना, रेडियस बनाने के लिए मैंने क्या किया था, डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे लगाना भूल गए हम लोग, तो लगा देते हैं डिवाइड बाई 2। तो कुल मिला के जब ये ओपन करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ रहा है हम लोगों का 183। देखो ये आ रहा है आंसर। इसको मैंने ऊपर का मल्टीप्लाई किया 26 × 22 × 3 × 3 डिवाइड बाई 7 एंड डिवाइड बाई 4, मतलब डिवाइड बाई 28। तो इतना मैंने जब डिवाइड किया तो आंसर आया है हमारा 183.85 × 10⁻⁸ चल रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे आंसर दिखा सकते हो, लेकिन फिर भी ये फिजिक्स की स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं है। फिजिक्स की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो डेसिमल होता है उसे 1 से में दिखाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 2 डेसिमल पीछे ले जाऊँगा, 1.838। अब उतना लंबा मत लिखो, बस ये काफ़ी है इतना। देखो मैंने क्या किया, 2 पॉइंट इस तरह मैं आगे बढ़, इसको मैंने कम किया। देखो मैं यहाँ पे डेसिमल लेकर आया ना, पहले 183, तब क्या हो गया 1.838 हो गया। वैल्यू मैंने कम की, 2 यूनिट मैंने कम की, तो मल्टीप्लाई में 10 के ऊपर जो पावर है वो 2 बढ़ा देंगे, है ना। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, अगर एक तरफ वैल्यू कम कर रहे हैं किसी वजह से, तो दूसरी तरफ उसको मेंटेन करने के लिए बढ़ा देंगे। तो 10⁻⁸ था तो -6 कर देंगे, -6 बढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। माइनस में नंबर कम करना ना बढ़ाना। तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फाइनली आंसर आ जाएगा, रेजिस्टिविटी पे आप ओम में दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो इजी था ये भी, यहाँ पे बस 2 लगाना भूल गए थे, है ना। ये जो डेसिमल हम लोग ने जो रेडियस में कन्वर्ट किया था, डिवाइड बाई 2, डायमीटर था ना, समझिए ना। 10⁻³ क्यों लगाया, क्योंकि इसे मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमएम में दिया हुआ है। डिवाइड बाई 1000 होना चाहिए, तो आप 10⁻³ लगा सकते हो। ये सब चीज़ें आनी चाहिए 10th वाले बच्चों को, ठीक है। तो पूरा सम देख लो फिर से, मैंने क्या किया है, सीधा फॉर्मूला लगाया है, एरिया में πr², सर्कल का एरिया लगाया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद वीडियो आगे कंटिन्यू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर of given material having length L and area cross section A has a resistance of 4 ohm। चलो इंफॉर्मेशन लिख लें फटाफट। डेटा, ए वायर गिवन मटेरियल लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेजिस्टेंस, ठीक है। R जो दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, ओम है ना, ठीक है। सिंबल से पाइप, अगर देखो लैंग्वेज उतनी नहीं समझ में आ रही तो भी सिंबल से पता चल जाएगा कि तुम्हें रेजिस्टेंस दिया हुआ है। और लेंथ जो दी गई है वो L दी गई है, मतलब नहीं दी गई है, ऐसे समझो। What would be the resistance of another wire of the same material having length L/2? अगर मैं सेम रेजिस्टेंस का दूसरा वायर लूं जिसकी लेंथ L/2 है, यहाँ पे L है, दूसरी लेंथ L/2 है, 2 कहानी चल रही है। और एरिया, अच्छा यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया, A दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया लिख लो, एरिया इज इक्वल टू A। और यहां पे एरिया कितना दिया हुआ है, 2 है, डबल एरिया। मतलब कंपैरिजन पूछा है, कंपैरिजन एक दिया हुआ है कि अगर R इतना है, लेंथ इतना है, एरिया इतना है, L लेंथ है, एरिया A है, अगर मैं लेंथ को आधा कर दूं, अगर मैं लेंथ को आधा कर दूं और एरिया को डबल कर दूं, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस
नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, ठीक है, सुन लो। अगर लेंथ एल है, कुछ है मीटर, और एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या होगा अगर मैं लेंथ को आधा कर दूं, L/2 कर दूं, और एरिया को डबल कर दूं, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो अच्छा है क्वेश्चन ये, अगर समझेंगे हमारे दिमाग में क्वेरी ये होना चाहिए ना, क्यूरियोसिटी, कि क्या यार लेंथ को आधा कर दें, एरिया डबल कर दें तो क्या होगा। जैसे कि हमने रेजिस्टेंस के लिए क्या निकाला था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, देखो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टिविटी अपॉन ए, रेजिस्टेंस का लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन था। एल कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। हाँ भाई, एल कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम होगा, 4 से कम होगा। आपने दिमाग लगा दिया, ठीक है, अच्छी बात है, कम होगा रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, एरिया को मैं डबल कर दूं, एरिया बढ़ा दूं, तो भी रेजिस्टेंस कम होगा। हो, ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, दो तरफ से हम लोग मार दे रहे हैं। लेंथ कम करके भी रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं, एरिया बढ़ा कर भी रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कम निकलना चाहिए रेजिस्टेंस, ऐसा मुझे लग रहा है, काफी कम निकलना चाहिए रेजिस्टेंस, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो अच्छा ठीक है, इसका करने का अप्रोच क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाएंगे, लगा भी दिया मैंने फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। देखो रेजिस्टिविटी तो सेम रहने वाली है, क्योंकि सेम मटेरियल की बात हो रही है, ये वायर गिवन वही मटेरियल की बात हो रही है। सेम मटेरियल है ना, देखो सेम मटेरियल, दूसरा वायर है बट सेम मटेरियल, ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। सेम मटेरियल का ही वायर है, उसकी हमने लेंथ को आधा किया, एरिया को डबल किया। देखो रेजिस्टिविटी लिखा, एल को मैंने क्या कर दिया, L/2 कर दिया, और एरिया को क्या कर दिया, एरिया की जगह 2A लिख दिया। एरिया इज व्हाट, 2A, एंड व्हाट इज योर लेंथ नाउ, L/2। चलो तो क्या हो जाएगा ये देख लो जरा, ये 2 ऐसे नीचे आ जाएगा ना, ये L/2 वो एक ही बात होती है, यानी 4 हो जाएगा, 4A हो जाएगा। ओके ठीक है ना, ये जो 2 है ना L/2, तो ये जो डबल डिवाइड होता है इसको नीचे ला सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मैथ, सिंपल मैथ में। ठीक, अब देखो कंपैरिजन अभी भी नहीं हुआ है। अब देखो ये अगर तुम थोड़ा सा अलग लिख दो तो तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, लगता तो नहीं है। ये अपॉन 4 है ना, मतलब 1/4 है ना, इनटू थोड़ा सा मैंने इसके बाद अलग किया है, साइड में किया है, रीअरेंज किया, बाकी कुछ नहीं है ना। देखो ना आप, है ना, ये अलग कर दिया है, 1/4 लिख दिया, 4 डिवाइड में, तो 4 अभी भी डिवाइड में, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग नया रजिस्टर निकाल रहे हैं तो इसे डैश लगा दो, डैश, न्यू रजिस्टर निकाल रहे हैं ना, R' लगा दो। ओके, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस, ये क्या था, ये यही तो था ओरिजिनल वाला रजिस्टर जो पहले था, वही था ना। तो अब इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, देखो R' इज इक्वल टू 1/4, इसका मतलब ये R ही तो है। अगर लेंथ L है, एरिया A है, तो यही तो है ना, और इसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 था, मतलब आप इसकी जगह पहले R लिख दो। समझ में आएगी नहीं, ये देखो R इज इक्वल टू दिस, तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसको एक सेपरेट अलग किया है वही चीज, 1/4 साइड में ले लिया, इसके R लिख दिया। व्हाट इज योर R इज योर 4 ओम, R तो 4 ओम दिया है ना। तो R' नया R निकाल रहे हैं, वायर को आधा और एरिया डबल करने पर, तो 1/4, और जो R हमें दिया गया था, दिस R, इफ लेंथ इज L, इफ एरिया इज A, 4 दिया हुआ था, 4 से 4 कट गया, नया R आ गया 1, जो न्यू R आया है ये 1 आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आया, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, कि एक तो लेंथ हम कम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन था, दूसरा एरिया को डबल कर रहे हैं और रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं क्योंकि इनवर्स रिलेशन था। तो देखो, तो 4 ओम से कहां पहुंच गया, 1 ओम में पहुंच गया। तो ठीक है, तो इस तरह की चीजें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के सम आते हैं, और इसी से मिलते जुलते हैं। अगर घुमा के पूछे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फॉर्मूले पक्के हैं, रिलेशन मालूम है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है। इसके अलावा हम क्या करें, कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं जो 8th और 9th में भी, 8th में तो की हुई है। ठीक है, कंडक्टर का, जैसे कंडक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पर फ्लो हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो जाए, तो
हम उसे कंडक्टर कहेंगे, है ना। alloys इज व्हाट, alloys है ना कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच लीस्ट वन एलिमेंट इज ए मेटल। कम से कम एक एलिमेंट मेटल का होना चाहिए, दो एक से ज़्यादा मटेरियल का मिलकर जो नया मेटेरियल बनता है उसे हम अलॉय कहते हैं, उस कॉम्बिनेशन को। एक तो कम से कम एलिमेंट मेटल होना चाहिए। तो अलॉयज की खासियत क्या है, लो रजिस्टिविटी के लिए अलॉय बनाया जाता है। अगर हमें कहीं पर ज़रूरत है कि यार रजिस्टिविटी कम से कम हो तो हम लोग अलॉय का यूज़ करते हैं, जिसकी रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की बात नहीं हो, रजिस्टिविटी जो कि इसके मटेरियल पर डिपेंड है, 10⁻⁸ ओम से लेकर 10⁻⁶ ओम तक रहती है। However, resistivity of an alloy is generally higher than that constituent metals, ठीक है। Since alloys do not oxidize, burn easily at high temperature, therefore they commonly used in electrical heating device, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है कि जो alloys होते हैं उनका टेम्परेचर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डो नॉट ऑक्सीडाइज मतलब जलते नहीं है, ऐसे मान से कह सकते हो, बट फिर भी थोड़ी डिटेलिंग है इसमें। बट ऊपर से आप समझ लो फिलहाल कि ये बर्न नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, जल नहीं जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस, जैसे हीटर हुआ, हीटर में जो वायर लगे रहते हैं ना गोल गोल इस तरह, या ब्लोअर में, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि निक्रोम हो गया, और दो तीन बताओ। हीटिंग डिवाइस, हाँ, गीजर। उसका वायर क्या हो सकता है, मेटल, उसमें जो वायर यूज होता है, ठीक है। तो निक्रोम, निकेल, कुछ इस तरीके से अलॉय हो गए जहाँ पर हम लोग देखो आयरन टोस्टर है, हीटर है, ब्लोअर है, यूज़ करते हैं, इससे वायर उसका बर्न ना हो, ठीक है, और हमें हीट एनर्जी भी मिल जाए, ठीक है, ओके। चलो, व्हाट इज इंसुलेटर नाउ? इंसुलेटर इज योर वेयर इलेक्ट्रिसिटी या करंट डो नॉट फ्लो नहीं होते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि स्क्रू ड्राइवर में देखो ऊपर प्लास्टिक का लगा रहता है, वो प्लास्टिक क्या है, वो इंसुलेटर है, नहीं तो क्या होगा। स्क्रू ड्राइवर में अगर यूज़ कर रहे हैं हम लोग कहीं पर जहाँ पे करंट है, तो करंट हमारे पास लाइक है ना, शॉक नहीं लग जाएगा हम लोगों को। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी लगा हुआ है, क्यों आगे लगा, थोड़ा सा कि बाई चांस उंगली ना टच होने पाए। तो काफ़ी सेफ्टी दी गई है, ऐसी डिवाइस ऐसे बनना चाहिए। ये टूल्स है ना, टूल्स नॉट डिवाइस। फिलहाल ये डिवाइस कह सकते क्योंकि ये टेस्टर है, ठीक है। तो इस तरह ये इंसुलेटर होता है, इसमें करंट पास नहीं होंगे और सेफ रहेगा इसका इस्तेमाल करना, ओके। तो काफ़ी तो वही बता रहे, इंसुलेटर होना मतलब बैड कंडक्टर, मतलब हाई रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत है, 10⁻10 ओम है। उधर कहाँ 10⁻⁸ चल रहा था, 10⁻+10 है। यहाँ पर पावर क्या है देखो, +10, +17, 10 का पावर, इतना ओम, इतना इंसुलेटर है वहाँ। तो जैसा बहुत अच्छा इंसुलेटर, रबड़ बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है, ठीक है ना। चलो, सेमी कंडक्टर है जहाँ पर रेजिस्टिविटी का मतलब इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है, दोनों का मिक्स है। तो वो सेमी कंडक्टर तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त यूज़ है इसका। आप आओगे 12th में तो थोड़ा और इसका डिटेल मिलेगा, फिर भी उतना नहीं। बट जहाँ पर बिहेवियर जिसका कंडक्टर और